साक्षी अपने ऑफिस में बैठकर सारी फाइल्स चेक कर रही थी जब उसके पास फोन आया। फोन सुनते ही जैसे कोई झटका सा लगा उसे। साक्षी की पकड़ से फोन लगभग छूट ही गया था। उसके हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरे ऑफिस की छत घूमने लगी हो। उसकी सास का फोन था। बहू, आज जरा जल्दी आ जाना, मेरी बहन माया आ रही है। बस इतना सुनना था कि उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। फोन पर सासू माँ अभी भी बोल रही थीं। बहू, सुन रही है ना तू? साक्षी ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ माँ, मैं आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। फोन रखकर वो वहीं पड़ी कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठ गई। हाय राम, ये क्या सुना मैंने अभी अभी? ये किस जन्म की दुश्मनी निकाली जा रही है मुझसे? माया मौसी हमारे यहाँ फिर से? साक्षी ने खुद से पूछा, जैसे किसी डरावनी हकीकत की पुष्टि कर रही हो। माया मौसी कोई साधारण इंसान थोड़े ही थी। साक्षी ने तो उनका दूसरा नाम ही तूफान रखा था। वो तूफान जो एक बार घर में दाखिल हो जाए तो समझो सबका चैन सुकून सब गायब हो जाए। माया मासी की एक एक बात, एक एक हरकत घर में भूचाल ले आती थी। उनकी बुलंद आवाज, तीखी नजरें और हर चीज में कमियां निकालने की आदत। साक्षी को सब कुछ एक एक करके याद आता गया। आज वही तूफान फिर से उसके घर में दस्तक देने वाला था। दरअसल माया 6 महीने पहले भी आई थी उनके घर में। उस दिन जो कुछ भी हुआ था साक्षी अब तक वो भूल नहीं पाई थी। रविवार की वो सुबह जब साक्षी गुलाबी साड़ी में सजी धजी जल्दी जल्दी कप में चाय छान रही थी, पार्वती जी, साक्षी की सासू माँ, कमरे से निकल कर आई और रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर चुपचाप रसोई में झांकने लगी और आंखें सक्री करते हुए रसोई में खड़ी अपनी बहू को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अरे बहू, क्या बात है? कहीं जाने की तैयारी है क्या? पार्वती जी थोड़े आश्चर्य से बोली। साक्षी जो चाय छानकर कप में डाल रही थी, हड़बड़ाकर कप उठाते हुए बाहर आई और बोली, वो माँ जी, दरअसल बात ये है कि। साक्षी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही पार्वती जी अपने दिमाग के घोड़े सर पर दौड़ाकर एक निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थीं। बहू की बात को काटते हुए वो बोली, समझ गई, मायके जाने की तैयारी है तुम्हारी। ये सही है क्या? तुम्हारा सारा हफ्ता ऑफिस की नौकरी में निकल जाता है और रविवार को तुम्हें मायका याद आ जाता है। साक्षी तुरंत बोली, नहीं माँ जी, मायके नहीं जा रही। आज मुझे ऑफिस जाना है, एक जरूरी मीटिंग है, सभी एम्प्लॉइज को बुलाया है। हैं? रविवार को ऑफिस? कोई नियम कायदा है कि नहीं तुम्हारे ऑफिस वालों का? पार्वती जी का चेहरा और सख्त हो गया। बुलाया है तो बुलाते रहें, कोई जरूरत नहीं है आज ऑफिस जाने की। साक्षी ने नरमी से कहा, माफ कीजिएगा माँ जी, जाना जरूरी है। कल रात ही बॉस का फोन आया था, कंपनी के बड़े अफसर आ रहे हैं। जो मीटिंग सोमवार को होनी थी वो आज रख ली गई है और प्रेजेंटेशन मुझे ही देना है। पार्वती जी कुछ कहती उससे पहले ही साक्षी ने कहा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने सबके लिए पराठे बनाकर रख दिए हैं। सब्जी बनाने का टाइम नहीं मिला, पर रात को दही जमा दी थी, फ्रिज में रखी है, आप सब लोग खा लीजिएगा। लेकिन पार्वती जी का गुस्सा अब उफान पर था। तेरे पराठे और दही का मैं क्या करूं बहू? वो लगभग झल्ला उठी। मैंने 2 दिन पहले ही बताया था ना, माया आ रही है, भूल गई क्या? ओह! साक्षी अपनी सास की बात सुनते ही सन रह गई। दिन भर की भागदौड़ और ऑफिस की टेंशन में वो तो भूल ही गई थी कि आज उसकी मासी सास माया घर आने वाली थी। अच्छा, इसलिए आज सासू माँ इतने गुस्से में है क्योंकि मासी की खातिरदारी के लिए मैं घर पर नहीं होंगी। सारी दुनिया एक तरफ और माया मासी एक तरफ। मन ही मन वो बड़बड़ा रही थी, माँ जी, वो मेरे दिमाग से ही निकल गया, पता नहीं कैसे। साक्षी ने हकलाते हुए कहा, अरे तुझे अपने ऑफिस के अलावा कुछ याद ही कहाँ रहता है? अब फोन कर अपने बॉस को और बोल दे कि तू नहीं आ रही। नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा मतलब है कि मेरी आज की प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़ी मुश्किल से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है।
पार्वती जी ने गुस्से में सांस भरी और जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी पीछे से एक धीमी लेकिन सख्त आवाज सुनाई दी। क्या पार्वती, तुम भी सुबह सुबह शुरू हो जाती हो? चंद्रशेखर जी रसोई के दरवाजे पर खड़े थे, हाथ में अखबार और चेहरे पर नाराजगी। वो सब सुन चुके थे। उन्होंने कहा, अरे अगर बहू का जाना जरूरी है तो जाने दो, एक दिन क्या तुम काम नहीं कर सकती? बहू तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी, पीछे सब संभल जाएगा। साक्षी को वैसे भी ऑफिस के लिए देर हो रही थी। ससुर जी की हरी झंडी मिलते ही उसने राहत की सांस ली। उसने तुरंत कमरे की ओर कदम बढ़ाए, बैग उठाया और एक बार पलट कर कहा, थैंक यू पापा जी, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगी। जवाब में चंद्रशेखर जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोले, काम मन लगाकर करना, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साक्षी तो ऑफिस के लिए निकल गई, लेकिन उसके जाने के बाद रसोई में जैसे एक सन्नाटा पसर गया। पार्वती जी अब भी भौं ताने खड़ी थीं। तीखी नजर से अपने पति को देखते हुए छल्लाकर बोली, बड़ी तरफदारी करते हैं अपनी बहू की, आपने ही सिर चढ़ा रखा है उसे। चंद्रशेखर जी हंसे और अखबार खोलते हुए कुर्सी पर बैठ गए। पार्वती, बहू नौकरी करती है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। जैसे उसे ऑर्डर मिलेगा वैसे ही उसे काम करना पड़ेगा। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है जहां इतवार की छुट्टी तय हो। ऊपर से बेचारी सुबह से लेकर रात तक भाग दौड़ करती रहती है और फिर तुम भी उसे बातें सुनाने लगी। वैसे आज तक तो तुमने हमेशा बहू का साथ दिया था घर के कामों में, फिर आज अचानक क्यों गुस्सा करने लगी उस पर? अब पार्वती जी की आवाज धीमी पड़ी। थोड़ी देर वो चुप रही, फिर जैसे दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश में बोली, हाँ मैं समझती हूँ उसकी मजबूरी है, मैं उसका साथ भी देती हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं आज माया आ रही है। उसे ये देखकर कितना बुरा लगेगा कि उसके आने का पता होने के बावजूद भी बहू घर पर नहीं टिकी। मेरी बेइज्जती होगी सो अलग कि रविवार का दिन होते हुए भी बहू ठाठ से ऑफिस गई है और सास यहाँ रसोई में पिस रही है। अरे बेइज्जती की चिंता छोड़ो और काम की सोचो। उसके आने से पहले ही हम सब तैयार कर लेते हैं। तुम सब्जियों के लिए तड़का बनाओ, मैं सब्जियां काटता हूँ। माया जब तक आए खाना तैयार होगा। दोनों मिलकर करेंगे तो काम भी हो जाएगा और देर भी नहीं लगेगी। चंद्रशेखर जी ने कहा तो पार्वती जी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। आप सब्जी काटोगे? इस अखबार से फुर्सत है आपको? अखबार एक तरफ रखते हुए चंद्रशेखर जी बोले, लो रख दी मैंने अखबार, अब जल्दी से बता दो मुझे कौन कौन सी सब्जियां काटनी हैं। पहले तो पार्वती जी ने तिरछी नजरों से देखा, फिर उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। थोड़ी ही देर में घर का माहौल हल्का हो गया। चंद्रशेखर जी बड़े इत्मीनान से सब्जियां काट रहे थे और पार्वती जी गैस पर सब्जियों के लिए तड़का बना रही थीं। जरा नमक देखिएगा, कम तो नहीं? सब बनाने के बाद पार्वती जी ने कहा, तुम्हारी बनाई सब्जी में कभी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है क्या? चंद्रशेखर जी मुस्कुराते हुए बोले और एक चम्मच भरकर सब्जी चखी। स्वाद आते ही बोले, वही पुराना स्वाद जो वहां पर उतर आया आज। वाह पार्वती, तुम्हारे हाथों में तो आज भी वही जादू है। हाँ भी ना। पार्वती जी की हंसी पूरे रसोई घर में गूंज गई। बुढ़ापे में भी फिल्मी बातें करने से बाज नहीं आते आप। सठिया चुके हो, अब तो सुधर जाओ। तो क्या हुआ श्रीमती जी, हमारी भी तो जिंदगी एक फिल्म ही है जिसमें ड्रामा है, इमोशन है और तुम जैसी हीरोइन। पार्वती जी मुस्कुराई, उनका चेहरा खिल गया। तभी बाहर से ऑटो की आवाज आई। लो विलन की भी एंट्री हो गई। कहते हुए चंद्रशेखर जी हंसे तो उनकी बात सुनकर पार्वती जी की भौं सिकुड़ गईं। यूं तो वो उन्हें ऐसी जरूरत पर अच्छा खासा लेक्चर सुना देती, लेकिन बहन दरवाजे पर थी सो चुपचाप चेहरे पर मुस्कान बिखेरे बाहर की ओर चल दी। माया जी ऑटो से उतरी। दबंग अंदाज, बेपरवाह चाल और चिर परिचित मुस्कान। हरे रंग की चमचमाती साड़ी, ऊंचा जूड़ा और हाथ में भारी बैग। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था जो सालों से बरकरार था। आओ आओ माया, तुम्हारा ही इंतजार था, पार्वती जी ने गर्मजोशी से कहा और दोनों बहनें गले मिल गईं।
गेट पर ही बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सफर ठीक तो रहा ना? हाँ, क्या बताऊं, ऑटो वाले ने तो पूरा शहर का चक्कर लगवा दिया, कहाँ कहाँ नहीं घुमाया मुझे, थक गई अब तो। चंद्रशेखर जी ने माया का बैग थामा और तीनों अंदर आए। माया घर में घुसी तो सबसे पहले उसकी तेज नजरें चारों तरफ घूमी। वैसे पार्वती, घर तो तुमने बहुत अच्छा संभाल रखा है। माया ने तारीफ की, लेकिन उनकी आंखें अब भी इधर उधर घूम रही थीं। पार्वती जी ने जरा सी मुस्कान दी। अरे बहन, अब तो बहू सब संभालती है। उसी समय माया की नजर बहू के कमरे की ओर गई और उनकी भौं तन गई। अरे, ये बहू कहाँ गायब है? दिखाई तो दे नहीं रही। माया ने अपनी बुलंद आवाज में पूछा, जैसे वो पहले ही किसी गड़बड़ की आहट पा चुकी हो। पार्वती जी ने गहरी सांस ली और थोड़ा झेपते हुए बोली, बस क्या बताऊं माया, नौकरी करती है ना, आज रविवार को भी ऑफिस बुला लिया उसे। माया की आंखें और चौड़ी हो गईं। रविवार को? वो हैरानी से बोली। उसी वक्त आशु अपने 4 साल के बेटे को उठाकर कमरे से बाहर आया। हाथ में फोन था, लेकिन माँ और मौसी को देखकर फोन जेब में डाल लिया। अरे आशु बेटा, आओ आओ। माया ने उसे आशीर्वाद दिया, फिर थोड़ी हैरानी से बोली, आज रविवार को भी ऑफिस गई है बहू, ये क्या बात हुई? आशु ने कंधे उचकाए। बस मौसी, प्राइवेट नौकरी है, कोई सरकारी तो नहीं, छुट्टी का कोई भरोसा नहीं। माया ने सिर हिलाया। लो, मैं तो तुम सब लोगों से मिलने आई थी, बहू के बिना तो सब अधूरा लगेगा। पार्वती जी मुस्कुराई। अरे बहन, हम लोग तो है ना, बैठकर गप्पे मारेंगे। वैसे बहू कह रही थी कि जल्दी आ जाएगी। लेकिन पार्वती, अगर बहू नहीं है तो खाना कौन बनाएगा? और ये मत कहना कि बाहर से मंगवा लेंगे। बाहर का वो सड़ा सा खाना मैं नहीं खाती, ना पेट मानता है ना तबीयत। पार्वती ने तुरंत जवाब दिया, अरे कौन कह रहा है बाहर से मंगवाने को, बहू सब बनाकर गई है। अच्छा? माया की आंखों में राहत आई। फिर तो ठीक है, बस में थी तब से भूख लग रही है, लाओ जल्दी से कुछ खाने को दो। पार्वती जी और चंद्रशेखर जी ने फुर्ती दिखाई। मेज पर खाना सज गया। आलू गोभी की सब्जी, मसालेदार दाल और साथ में मिर्च का अचार। पार्वती जी गरम गरम रोटियां सेक कर सबको परोसने लगी। माया ने एक नजर खाने पर डाली और तारीफ करते हुए बोली, वाह, ये तो लाजवाब दिख रहा है, बहू ने बनाया है तो स्वाद भी अच्छा होगा। तीनों खाने की मेज पर बैठ गए। माया ने पहला कौर लिया और उनकी आंखें आनंद से बंद हो गईं। खाने की मेज पर हल्की सी चुप्पी थी। एक एक कौर चबाते हुए माया अचानक ठिठकी। हाथ हवा में थमा रह गया और निगाहें पार्वती पर टिक गईं। एक बात पूछूं पार्वती? हाँ, पूछना बहन। ये सब बहू ने बनाया है? पार्वती का चेहरा अचानक से सफेद पड़ गया। कुछ पल तो जवाब ही नहीं बना, फिर जल्दी से बोली, हाँ हाँ, बहू ने ही तो बनाया है। माया ने भौहें टेढ़ी की। मुझसे झूठ? माया से। माया की आंखें गहराई से पार्वती के चेहरे को देख रही थीं। तेरी बहन हूं मैं पार्वती, तेरे हाथों का स्वाद नहीं पहचानूंगी क्या? पसीने की बूंदें पार्वती जी के माथे पर चमकने लगीं। उन्होंने फीकी सी मुस्कान के साथ अपने पति की ओर देखा और बोली, देखा, कहा था ना मैंने, माया पहचान जाएगी कि ये खाना मैंने बनाया है। चंद्रशेखर जी मुस्कुरा उठे और नाटक को आगे बढ़ाते हुए बोले, हाँ भाई, मान गए तुम बहनों को। सच में कितना अच्छे से पहचानती हो तुम एक दूसरे को। तुम दोनों का तो कोई जवाब नहीं। माया ने एक विजेता की मुस्कान बिखेरी और फिर खाने में जुट गई। ठीक है, स्वाद तो वाकई लाजवाब है पार्वती। इस दौरान पार्वती जी ने अपने पोते अंकुर को भी उसके कमरे में खाना दे दिया। अंकुर अंदर टीवी देख रहा था। खाना खत्म हुआ। चंद्रशेखर जी ने थाली उठाई और बोले, मैं जरा बाहर टहलने जा रहा हूँ, थोड़ी ताजी हवा ले लूं। आशु भी मौके का फायदा उठाते हुए बोला, हाँ, मैं भी दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। मासी, आप और मम्मी गप्पे मारो, मैं जल्दी लौटूंगा। दोनों घर से निकल गए। पार्वती जी ने अभी खाना नहीं खाया था, तो वो अपनी थाली में खाना डालकर खाने के लिए बैठी।
माया ने बातों का सिलसिला फिर से छेड़ा। वैसे पार्वती, तुझे नहीं लगता कि बहू को ज्यादा ही छूट दे रखी है तूने? ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी जो आज घर पर नहीं रुक सकती थी? पार्वती ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बात टालने की कोशिश की। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, कहते हुए एक निवाला भोजन का खाया। लेकिन माया को बात टालना मंजूर नहीं था। ठीक है? अरे क्या खाक ठीक है? अगर बहू घर ना संभाल पाए तो फिर शादी करने का क्या फायदा अपने बेटे की? मैंने तो ऐसी ऐसी बहुएं देखी हैं जो घर भी संभालती हैं और बाहर भी काम करती हैं, और सास वो तो बस बैठकर आराम फरमाती है। अरे सारी उम्र काम ही तो किया है हमने, अब इस उम्र में भी हमें रसोई में पिसना पड़े तो फिर बहू लाने का क्या फायदा? पार्वती जी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, अरे माया, मेरी बहू भी कम नहीं है। जितनी देर घर पर रहती है पूरा घर संभालती है, सुबह से रात तक भाग दौड़ करती है, फिर बाहर जाकर पैसा भी कमाती है। डांट भी लगा दूं तो चुपचाप सुन लेती है, कभी पलटकर जवाब नहीं देती। कहते हुए पार्वती जी मुस्कुरा दी। लेकिन पार्वती के मुंह से बहू की तारीफ माया के गले नहीं उतर रही थी। वो तपाक से बोली, लेकिन इस सब का तुझे क्या फायदा मेरी बहन? वो रहती ही कितना है घर पर जो घर संभालेगी? मुझे ही देख ले, दो दो बहुओं की सास हूँ। घर के काम की जिम्मेदारी मैंने दोनों में बांट रखी है। पहले ही बोल दिया था नौकरी नहीं करनी। अब दोनों बहुएं पूरा घर संभालती हैं। मेरी एक आवाज पर दोनों जी माँ जी कहते हुए मेरे हुक्म का पालन करती हैं। और यहाँ तेरी बहू दिन भर बाहर ऐश करती है और तुझे रसोई में झोंक रखा है। पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद पार्वती जी रसोई में बर्तन लेकर बैठ गईं। माया पीछे पीछे आई और भौचक्की रह गई। अच्छा, अब बर्तन भी तू ही धोएगी? पार्वती ने सहजता से जवाब दिया। हाँ, वो आज बाई नहीं आएगी, इसलिए बर्तन भी धोने पड़ेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं, बस जरूरत के थोड़े से बर्तन धो लूंगी। माया के चेहरे पर नाराजगी उभर आई। और तेरी बहुरानी क्या करेगी? तू ही सबके लिए खाना बनाएगी और तू ही पीछे साफ सफाई भी करेगी। इस हिसाब से तो तू अपनी बहू की नौकरी कर रही है। पार्वती जी ने रसोई के सिंक में बर्तन रखते हुए जवाब दिया। अरे लो, मैं क्यों करूंगी बहू की नौकरी? ये तो घर का काम है, बाई नहीं आई तो खुद करना पड़ेगा। माया ने तंज कसा। वाह मेरी बहन, अच्छा पागल बना रखा है तेरी बहू ने तेरा। मत भूल, तू माया की बहन है। ऑर्डर चलाना सीख, नौकरी करना नहीं। बोल दे अपनी बहू को, अब घर में बैठो, घर संभालो। पार्वती जी ने बर्तन धोते हुए हंसकर कहा, लो, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैंने कहा और वो मान गई। साक्षी किसी भी हाल में नौकरी नहीं छोड़ेगी, पैसा कमाने का जुनून है उसमें। ये सुनते ही माया ने अपना माथा पकड़ लिया। हे भगवान, फिर ऐसी लड़की को बहू बनाकर ही क्यों लाई तू? तू तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठी पार्वती। तो पार्वती जी थोड़ा विरोध करते हुए बोली, नहीं माया, मेरी बहू बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। थोड़ा घर का काम नहीं किया तो इसमें मेरी जिंदगी बर्बाद कैसे हो गई? अरे बहन, सबसे जरूरी ही यही है, घर का काम। अगर एक औरत घर का काम नहीं कर सकती, घर वालों के लिए खाना नहीं बना सकती, तो क्या फायदा उसके औरत होने का? पार्वती जी की मुस्कान धीरे धीरे फीके पड़ने लगी। क्या माया सही कह रही है? उनके मन में हल्का सा संदेह जागने लगा। वो चुप रहीं, बस सिर हिलाकर माया की बात सुनती रहीं। माया ने उनकी चुप्पी को अपनी जीत समझ लिया और आगे बोली, देख, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ, बहू को अब घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तूने भी तो सारी जिंदगी घर संभाला, अब इस उम्र में तुझे आराम करना चाहिए। माया की बातें उनके मन में एक बीज बो गई थीं, जो धीरे धीरे जड़ जमाने लगा था। शाम हो चुकी थी। माया और पार्वती की बातों का सिलसिला अब धीमा पड़ चुका था। चंद्रशेखर जी पास के कमरे में आराम कर रहे थे। माया ने घड़ी पर नजर डाली, फिर सवालिया लहजे में बोली, तू तो कह रही थी कि तेरी बहू जल्दी आ जाएगी, लेकिन अब तो मेरे जाने का वक्त हो गया। बहन, कहाँ है वो महारानी? सुबह से माया की बातें पार्वती के मन में गहरे उतर रही थीं, और अब साक्षी की देरी ने उस आग में जैसे घी डाल दिया।
वो चुप रही, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी गुलगुलाने लगी। अब तक तो आ जाना चाहिए थी, कम से कम बता तो देती। उसी समय डोरबेल बजी। पार्वती उठी। लो, आ ही गई बहू, और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खुलते ही साक्षी अंदर आई। माथे पर पसीना था, बाल बिखरे हुए, आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरा चमक रहा था। आते ही उसने बैग एक और रखा और मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया। बॉस ने मेरी बहुत तारीफ की। प्रमोशन का पूरा पूरा चांस है इस बार। फिर उसने माया की ओर देखा और झुककर उनके पैर छुए। माया ने साक्षी को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी हर हरकत को ताड़ रही हो। फिर एक शिकायती लहजे में बोली, वाह साक्षी बहू, तू तो बहुत अच्छी है। घर पर मेहमान आए, कोई काम हो, ये नहीं कि घर संभाले, तुझे तो बस अपनी नौकरी प्यारी है। साक्षी का चेहरा एक पल को मुरझा गया। वो सफाई देने की कोशिश में बोली, मासी जी, ऐसा नहीं है, आज एक जरूरी मीटिंग थी और। लेकिन माया ने उसकी बात काट दी। उनकी आवाज अब तीखी हो चली थी। बस कर बहू, अपनी नौकरी के लिए ऐसा भी क्या जुनून कि तू अपने घर का ध्यान ही न रख पाए। तू ये भूल रही है कि तू पहले एक औरत है, बाद में किसी कंपनी की कर्मचारी, और औरत का धर्म होता है अपने घर को संभालना। लेकिन तू तो इसी में फेल हो गई। साक्षी स्तब्ध रह गई। वो कुछ कहने को हुई, लेकिन माया ने अपना बैग उठाया और बोली, चलो अब मैं चलती हूँ, मैं तुझे बाहर तक छोड़ आती हूँ। पीछे आते हुए पार्वती ने कहा तो माया ने पलटकर तंज भरे अंदाज में हंसते हुए कहा, नहीं नहीं पार्वती, तू अपनी बहू के साथ रह, उसे पानी पिला, खाना खिला, सेवा कर उसकी। थक कर आई होगी ना बेचारी। तू भी ना माया, कुछ भी बोलती है। नाराजगी भरे स्वर में कहते हुए पार्वती जी अपनी बहन को ऑटो तक छोड़ने गईं। लेकिन घर आने के बाद माया की बातें अब उनके मन में एक तूफान की तरह गूंज रही थीं। उन्हें लगने लगा था कि शायद उनके साथ गलत हो रहा है। साक्षी को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, आखिर बहुएं घर के काम के लिए ही तो होती हैं। अब तो पार्वती जी के मन में जैसे एक फैसला पक्का हो गया था। अब बहुत हुआ, अब अपनी बहू की नौकरी छुड़वानी ही है। अगले दिन सुबह जब आशु नाश्ते के वक्त मेज पर अखबार पढ़ रहा था तो पार्वती जी ने मौका देखकर बात छेड़ दी। आशु, मैं सोच रही हूँ कि साक्षी को अब नौकरी छोड़ देनी चाहिए, घर का कामकाज ठीक से नहीं हो पाता। आशु ने अखबार नीचे रखा और हैरानी से अपनी माँ की ओर देखा। माँ, वो घर बैठकर क्या करेगी? अच्छा भला तो चल रहा है सब कुछ, सुबह का सारा काम तो वो करके ही जाती है, बाकी आप तो संभाल ही लेती हैं। पार्वती जी की भौएं तन गईं। संभाल लेती हूँ मतलब? ये क्या बात हुई? मैं इस उम्र में रसोई में खपूं और वो दिन भर घर की जिम्मेदारियों से आजाद रहे। तभी चंद्रशेखर जी, जो पास की कुर्सी पर चाय पी रहे थे, बोले, पार्वती, आशु ठीक कह रहा है। बहू पढ़ी लिखी है, मेहनती है, नौकरी करती है तो इसमें परेशानी क्या है? वो घर भी तो संभालती है और 4 एक्स्ट्रा पैसे घर में ही आते हैं ना, तो हर्ज क्या है उसके नौकरी करने में? चंद्रशेखर जी समझ चुके थे कि ये सब बातें पार्वती के दिमाग में किसने भरी हैं, लेकिन उनकी बात पर पार्वती का चेहरा सख्त हो गया। अच्छा, क्या खाक संभालती है घर? मेहमान आ जाएं तो भी वो ऑफिस निकल जाती है, ये कोई तरीका है भला? जहां तक रही पैसों की बात, तो उसकी कमाई से नहीं चल रहा ये घर का सारा खर्च मेरा बेटा संभालता है। उनकी आवाज में झुंझलाहट थी। माया की बातें पार्वती के मन में इतने गहरे उतर चुकी थी कि वो अपने इरादे से टस से मस न हुई। उस दिन के बाद से पार्वती जी का व्यवहार बदल गया। पहले वो साक्षी को थोड़ी बहुत मदद कर देती थी, कभी सब्जी काट दी, कभी कपड़े तय कर दिए, लेकिन अब उन्होंने सारा काम साक्षी के सिर पर डाल दिया। रसोई से लेकर कपड़ों तक हर छोटा बड़ा काम अब साक्षी की जिम्मेदारी था। एक दिन साक्षी जब ऑफिस से लौटी तो उसके कंधों पर बैग का बोझ था और चेहरे पर दिन भर की थकान की गहरी लकीरें। दरवाजा खोलते ही आशु की आवाज गूंजी। वो सोफे पर पसरा हुआ फोन में उलझा था। अरे साक्षी, कहाँ रह गई थी? मैं कब से चाय के लिए इंतजार कर रहा हूँ। साक्षी ने थोड़ा चौंक कर आशु की ओर देखा। वो आज ऑफिस में। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही पार्वती जी अपने कमरे से बाहर निकली। उनकी आंखों में नाराजगी की चिंगारी थी। बस बस, ये बहाने बाद में सुनाना।
पार्वती जी ने तीखे स्वर में उसकी बात काट दी। पहले मेरे बेटे के लिए चाय बना दे, बेचारा थक हार कर ऑफिस से घर लौटा है और तेरा तो कुछ अता पता ही नहीं। साक्षी एक पल के लिए ठिठक गई। पार्वती जी की ये कठोर आवाज उसके दिल में चुभ गई। पहले माँ जी कितने प्यार से बात करती थी, लेकिन अब हर शब्द में ताना, हर बात में एक अनकहा इल्जाम। उसका मन कुछ कहने को हुआ, लेकिन वो चुप रह गई। बैग टेबल के किनारे रखा और रसोई की ओर चली गई। माँ जी का ये बदला हुआ रवैया, आशु की बेरुखी, सब कुछ उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। फिर भी उसने खुद को संभाला और चाय बनाकर सबको दी। रात का वक्त हुआ तो भी सारी भागदौड़ में साक्षी ही उलझी रही। डिनर बनाना, परोसना, रसोई साफ करना, सब कुछ उसी के जिम्मे था। और कपड़े भी तो पड़े थे सारे, जो सुबह वो धोकर गई थी, उन्हें भी लपेटना बाकी था। पूरा दिन ऑफिस में काम करके वो पहले ही टूट चुकी थी और रही सही कसर अब पूरी हो चुकी थी। जब आखिरकार वो बिस्तर पर गिरी तो नींद ने उसे पलक झपकते ही अपने आगोश में ले लिया। उसे पता ही नहीं चला कि कब आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह भी भागते भागते बड़ी मुश्किल से सारा काम निपटा पाई थी कि तभी ऑफिस की कैब का हॉर्न बजा। खुद को शीशे में देख भी नहीं पाई और जैसे तैसे बालों में कंघी करके पर्स उठाकर दौड़ गई। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। एक दिन सुबह सुबह साक्षी उठी तो देखा कि अंकुर बिस्तर पर बेचैनी में करवटें बदल रहा था। उसका चेहरा लाल था। अंकुर, साक्षी ने चिंतित स्वर में पुकारा और उसका माथा छुआ। माथा तप रहा था। मम्मा, सिर दर्द कर रहा है, अंकुर ने टूटती आवाज में कराहते हुए कहा। साक्षी एक पल को हड़बड़ा गई। अरे, तुझे तो तेज बुखार है। उसने तुरंत थर्मामीटर निकाला, बुखार चेक किया तो 102 डिग्री। साक्षी ने बिना देर किए घर में रखी बुखार की दवाई दी, फिर अंकुर के माथे पर गीली पट्टी रखने लगी। आशु ने साफ साफ कह दिया कि वो ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, इसलिए साक्षी को ही घर पर रुकना पड़ेगा। साक्षी ने ऑफिस में मेल करके वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मांगी, लेकिन बॉस ने 2 टूक शब्दों में कह दिया था, काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। क्लाइंट की मीटिंग आज शाम तक है, तुम्हारी रिपोर्ट जरूरी है। घर से कर लो, पर भेजनी तो आज ही है। साक्षी ने एक गहरी सांस ली। थोड़ी देर में डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन ली। डॉक्टर ने उन्हें दवाएं भी बता दी। दवा देने के बाद उसने अंकुर को सुलाया और कमरे से बाहर आई। पार्वती जी लॉबी में आराम से बैठी थी। टीवी पर सुबह की भक्ति संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। अब कैसी तबीयत है अंकुर की? पार्वती जी ने पूछा तो साक्षी बोली, क्या बताऊं माँ जी, बहुत तेज बुखार था। दवा से बुखार तो उतर गया था, लेकिन सिर दर्द नहीं गया था। अभी बड़ी मुश्किल से सुलाया है उसे। फिर लैपटॉप उठाकर बोली, माँ जी, आप जरा अंकुर के पास बैठ जाएंगी क्या? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तब तक थोड़ा ऑफिस का काम कर लूं। साक्षी ने कहा तो पार्वती जी ने हल्का सा माथा दबाया और बोली, अरे बहू, मुझे तो पहले से ही सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। साक्षी टेंशन में आ गई। एक तो बेटा बीमार, ऊपर से ऑफिस का प्रेशर, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और रसोई की ओर चल दी। तभी पीछे से पार्वती जी बोली, कितनी बार कहा है कि ऑफिस का काम घर पर मत लाया करो। मेरी कोई सुने तब ना, बच्चे से भी ऊपर कुछ होता है क्या? साक्षी बेमन से रसोई में गई। जाते ही उसके कदम छिटक गए। सिंक में रात के झूठे बर्तन अभी तक वैसे ही पड़े थे। अरे माँ जी, काम वाली नहीं आई क्या आज भी? साक्षी ने चाय बनाते हुए आवाज लगाई। पार्वती जी ने जैसे कुछ याद किया, अरे हाँ, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी, वो बाई तो आज की छुट्टी पर है। अच्छा हुआ तूने आज की छुट्टी ले ली। बर्तन भी जरा धो दे, कब तक पड़े रहेंगे यूं ही? क्या? उसने मन में कहा, लेकिन बाहर से कुछ नहीं बोली। बस खुद को संभालते हुए चाय बनाई, पार्वती जी को दी और बिना कुछ कहे बर्तन धोने में जुट गई। वक्त तेजी से निकलता जा रहा था। अंकुर कमरे में अकेला था। रिपोर्ट अभी अधूरी थी। तभी फोन बजा। हाथ पोंछकर उसने फोन उठाया। साक्षी, तुमने अभी तक फाइल नहीं भेजी? बॉस की आवाज सख्त थी। बस मैं अभी भेजती हूँ सर।
उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया और रसोई यूं ही छोड़कर दौड़ी। भाग दौड़ करते करते आज उसकी हालत खराब हो गई थी। शाम का वक्त हुआ। पार्वती जी सत्संग सुनने निकल गई थीं। साक्षी, जो दिन भर अंकुर की देखभाल, ऑफिस के काम और रसोई के बोझ में उलझी रही, अब हॉल में अकेली बैठी थी। उसका शरीर टूट चुका था और मन और भी भारी था। हर दिन की ये दोहरी जद्दोजहद, ऑफिस और घर की, उसे भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। कोई पूछने वाला नहीं था कि वो कैसी है, किस हाल में है। आशु भी अब बस बाहर की जिम्मेदारी निभा रहा था, साक्षी का साथ नहीं दे रहा था। आंखों के कोने तक भरे आंसू अब उसकी पलकों से हार चुके थे। उसने सोफे पर सिर टिका लिया और अनायास ही उसकी आंखों से आंसू झुलक पड़े। उसी वक्त हल्की सी आहट हुई। साक्षी ने जल्दी से आंचल से अपने आंसू पोंछे। देखा तो चंद्रशेखर जी अंदर आ चुके थे। साक्षी की नम आंखें और झुका हुआ चेहरा देखकर उनका दिल पसीज गया। वो समझ गए थे कि बहू की इस हालत का कारण क्या है। धीरे से पास बैठते हुए उन्होंने कहा, बस बेटा साक्षी, रो मत। मैं तुझे अपनी बेटी मानता हूँ और अपनी बेटी को इतना परेशान मैं नहीं देख सकता। साक्षी ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी नम थीं। उसने धीमे से कहा, मैं थक गई हूँ पापा जी, कोशिश करती हूँ सब संभालने की, लेकिन देखता हूँ बेटा, हर चीज देखता हूँ मैं। चंद्रशेखर जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन हालात से लड़ने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उनके सामने घुटने टेक दें या फिर समाधान खोजें। बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होती है साक्षी बेटी। अगर तू बदलाव चाहती है तो अब तुझे फैसला लेना होगा अपने लिए। साक्षी ने सिर हिलाया। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए। अगले दिन शाम को ऑफिस से घर लौटते वक्त साक्षी के चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसकी चाल में एक स्थिरता थी। आंखों में थकावट के स्थान पर कुछ बदलने का संकल्प था। घर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि सब लोग ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। आशु, पार्वती जी और अंकुर तीनों आराम से सोफे पर बैठे थे। जैसे ही साक्षी ने अपना पर्स टेबल पर रखा, पार्वती जी की आवाज आई, आज फिर से लेट, अब क्या बहाना है? साक्षी ने माँ की ओर देखा, फिर आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, बस माँ जी, आज आखिरी बार लेट हुई हूँ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। कल से सारा काम समय पर होगा। पार्वती जी ने चौंक कर देखा। अरे, ऐसा क्या हो जाएगा कल से? साक्षी ने शांत स्वर में कहा, मैंने आज अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया है। कल से मैं घर पर रहूंगी और सारा काम संभालूंगी। अंकुर को भी पूरा समय दूंगी। अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। पार्वती जी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान खिली, लेकिन आशु चौंक पड़ा। क्या, तुमने नौकरी छोड़ दी बिना मुझसे पूछे? साक्षी ने उसकी आंखों में देखा। पूछती तो तुम रोक लेते, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी आशु। पार्वती जी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल रही थी। बहू, तूने बिल्कुल ठीक किया, यही चाहिए था मुझे। अब घर पर रह और सब संभाल। वैसे भी ये नौकरी वोकरी औरतों के बस की बात नहीं है। आशु ने माँ की ओर देखा और अपना माथा पकड़ लिया, लेकिन माँ की खुशी देखकर वो चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वहीं चंद्रशेखर जी चुपचाप कोने में बैठे सब देख सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। दिन बीतने लगे। साक्षी अब घर के काम में लगी रहती थी। 15 दिन हो चुके थे उसे नौकरी छोड़े हुए। उस दिन घर में शादी का निमंत्रण आया। पार्वती जी तैयारियों के बारे में सोच रही थीं। अरे आशु, जरा 10,000 रुपए दे दे, तेरी बुआ के यहाँ शादी है तो अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, उसमें खर्चा भी होगा। आशु ने अनमने स्वर में कहा, माँ अभी नहीं है मेरे पास, आपके पास जो रखे हैं उन्हीं से देख लो, मैं बाद में दे दूंगा। पार्वती जी थोड़ा झुंझलाई। 2 दिन बाद उनका चश्मा टूट गया। दवाइयां भी खत्म हो चुकी थीं। आशु, अब तो कुछ पैसे दे दे बेटा, चश्मा बनवाना है, दवा भी लेनी है। आशु अब परेशान हो उठा। माँ, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। क्यों बेटा, तनख्वाह तो कुछ दिन पहले ही आई थी। पार्वती जी बोली तो आशु ने खींचते हुए कहा, हाँ,
आई थी, लेकिन उसमें से 20,000 घर की ईएमआई चली गई, 10,000 अंकुल की स्कूल फीस और बाकी खर्चों में। अभी आधा महीना बाकी है, क्या करूं, कैसे मैनेज करूं? चंद्रशेखर जी ने चुप्पी तोड़ी। लेकिन बेटा, अब तक तो पैसों की दिक्कत कभी नहीं हुई। आशु ने अपने पिता की ओर देखा और गुस्से में कहा, कैसे होती दिक्कत? साक्षी की नौकरी से 30,000 रुपए हर महीने आते थे, उसी से घर की ईएमआई और स्कूल फीस निकलती थी। कहते हुए झटके से आशु उठ खड़ा हुआ, साक्षी की ओर देखते हुए उलाहने भरे स्वर में चिल्लाया, ये तो नौकरी छोड़कर ऐसे बैठ गई जैसे घर के खर्चों से इसका कोई सरोकार ही नहीं है। कुछ दिनों में प्रमोशन होने वाली थी साक्षी की, प्रमोशन के साथ तनख्वाह भी 1.5 गुनी बढ़ जाती। सुनते ही पार्वती जी की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर आशु चिल्लाया, कभी सोचा भी है तुमने, इतनी महंगाई में घर कैसे चलेगा साक्षी? मैं अकेला सब कुछ कैसे संभालूंगा? साक्षी कुछ बोलती उससे पहले ही चंद्रशेखर जी की गंभीर आवाज गूंजी, बेटा, ये सवाल बहू से नहीं अपनी माँ से पूछ। पार्वती जी ने चौंक कर देखा, क्या मतलब है आपका? मैंने तो नहीं कहा था बहू को नौकरी छोड़ने के लिए, उसने खुद की मर्जी से यह फैसला लिया है। अपना बचाव करते हुए पार्वती जी बोली। लेकिन चंद्रशेखर जी आज उन्हें बख्शने के मूड में नहीं थे। हाँ, फैसला बहू का था, लेकिन उस फैसले की नींव किसने डाली, ये भी समझना होगा। मैं तो बस इतना कहता हूँ पार्वती, कि जैसे कमाने के लिए एक से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, वैसे ही घर चलाने, संभालने और सहेजने के लिए भी एक से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। तुम हमेशा सोचती रही कि तुम्हारा बेटा ही दिन भर काम करके ऑफिस से थक कर आता है, लेकिन क्या कभी ये सोचा कि बहू भी तो दिन भर काम करती है, ऑफिस से थक टूट कर आती है? क्या उसका ऑफिस अलग है जहाँ फूलों का बाग लगा हो, जहाँ वो झूले पर बैठकर बस हवा खाती हो? नहीं पार्वती, वो भी उसी तरह काम करती है जैसे आशु करता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो भी घंटों झुकी रहती है, मीटिंग में उसकी भी सांसें अटकती हैं, डेडलाइन का बोझ उसके भी कंधों पर होता है। लेकिन तुमने तो नहीं सोचा कि बहू भी थकती होगी, वो भी हार्ड मास की बनी है, कोई मशीन नहीं कि सुबह से रात तक बिना थके चलती रहे। कभी उसका मन भी करता होगा कि ऑफिस से लौटकर 2 पल चैन से बैठे। कमरे में सन्नाटा छा गया। चंद्रशेखर जी के शब्दों की गूंज अपना असर छोड़ चुकी थी। चंद्रशेखर जी की बातें पार्वती जी के मन को तीर की तरह चीर रही थीं। उनकी नजरें अब जमीन में गड़ रही थीं, जैसे पछतावे का बोझ उन्हें नीचे खींच रहा हो। मन ही मन वो खुद को कोस रही थीं। मैं अपनी बहू के लिए इतनी क्रूर कैसे हो गई? माया की बातों में बहकर मैंने साक्षी के साथ इतना अन्याय कैसे कर दिया? उनकी आंखों से पछतावे के आंसू छुलक पड़े और गालों पर रास्ता बनाते हुए नीचे गिरने लगे। तभी चुप्पी को तोड़ता हुआ आशु बोल पड़ा। उसकी आवाज में आत्मग्लानि की स्पष्ट झलक थी। वैसे साक्षी, गलती तो मेरी भी है। अगर मेरी पत्नी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस घर के सारे सुख साधन जुटाने के लिए पैसे कमा सकती है, तो मैं भी तो घर के काम में उसका हाथ बटा सकता था ना, उसके बोझ को हल्का कर सकता था। इस सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। आशु की ये स्वीकारोक्ति सुनकर साक्षी की आंखें भर आईं। उसकी बातों ने उसके मन को एक अनकही राहत दी। पार्वती जी भी अब और बर्दाश्त न कर सकी। वो उठी, साक्षी के पास गई और कांपते स्वर में बोली, साक्षी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं माया की बातों में बह गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठूंगी। तूने इस घर के लिए इतना किया और मैंने तुझे सिर्फ ताने दिए। अरे नहीं माँ जी। साक्षी ने झट से उनके हाथ थाम लिए। आप तो माँ है मेरी, और माँ कभी अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। वैसे अगर आप कहें तो मैं नौकरी फिर से ज्वाइन कर लूं? साक्षी ने विनम्र स्वर में पूछा। पार्वती जी ने उसे सीने से लगा लिया। बहू, अब तू जो भी करेगी मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। मुझे बस अपनी हंसती मुस्कुराती बहू वापस चाहिए। ये बातें सुनकर चंद्रशेखर जी मुस्कुरा उठे। वैसे अगर पैसों की जरूरत हो तो मेरे खाते में 20,000 रुपए पड़े हैं। बीमा की रकम कुछ दिन पहले ही आई थी। पार्वती, तुम आशु के साथ जाओ, पैसे भी निकाल लाना और जो जरूरत का सामान हो वो भी लेते आना। कुछ देर बाद माहौल सामान्य हुआ तो आशु और पार्वती जी तैयार होकर पैसे निकालने चले गए। चंद्रशेखर जी ने साक्षी की ओर मुस्कुराकर देखा और धीमे से बोले,
देखा साक्षी बेटी, मेरा आइडिया काम कर गया ना। कुछ ही दिनों में सीधे हो गए दोनों माँ बेटे। यही एक रास्ता था उनकी अकल ठिकाने लाने का। साक्षी हंस पड़ी। उसने ससुर जी के पांव छुए और बोली, पापा जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी। फिर हल्के से मुस्कुराते हुए उसने राज खोला, वैसे पापा जी मैंने तो ऑफिस से सिर्फ 20 दिन की छुट्टियां ली थी, वो छुट्टियां जो हर कंपनी अपने कर्मचारियों को साल भर में देती है। चंद्रशेखर जी के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिश्रित भाव आ गए। मतलब तूने कभी नौकरी छोड़ी ही नहीं थी? वाह मेरी शेरनी बिटिया, तूने तो कमाल का दिमाग लगाया। दोनों बाप बेटी ठहाका लगाकर हंस पड़े। कुछ ही दिनों बाद साक्षी फिर से ऑफिस जाने लगी। मेहनत तो उसके स्वभाव में ही थी और उसकी लगन और समर्पण ने उसे कंपनी का ब्रांच मैनेजर बना दिया। मोटी तनख्वाह के साथ अब वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी थी। घर में अब पहले जैसी हंसी खुशी लौट आई थी। पार्वती जी अब साक्षी के साथ रसोई के काम में हाथ बटाती थीं और आशु भी छोटे मोटे काम संभालने के साथ साथ अंकुर को संभालने में भी मदद करता था। माया की बातें अब पार्वती जी के मन से पूरी तरह से धुल चुकी थीं। आज जब इस बात को 6 महीने बीत चुके थे और साक्षी को खबर मिली कि उसकी मासी सास आज फिर से घर आ रही हैं, तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। साक्षी के दिल की धड़कनें तेज थीं। इतनी मशक्कत के बाद जो घर फिर से मुस्कुराने लगा था, उसमें आज फिर से माया मौसी कदम रखने वाली थी, जिनके जहर घुले शब्दों ने पहले इस घर की नींव हिला दी थी। साक्षी ऑफिस से जल्दी आ गई। कुछ ही देर में बेल बजी, लेकिन जब दरवाजा खुला तो साक्षी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जो माया मौसी घर के भीतर आई वो कोई और ही थी, थकी बुझी हुई और एकदम चुप। चेहरे पर ना वो अकड़ थी, ना ही चाल में वो पहले वाली बेपरवाही। बस एक थका हुआ इंसान जो जैसे जिंदगी की ऊंच नीच से हार चुका हो। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई। घर में सन्नाटा छा गया। पार्वती जी ने पूछा, कैसी हो माया? माया की आंखें एकदम भर आईं। कैसी होंगी पार्वती? उसकी आवाज कांप रही थी। फिर जैसे दिल का बांध टूट गया। माया फफक पड़ी और अचानक से फूट फूट कर रोने लगी। हॉल में सब हैरान खड़े थे। साक्षी, आशु और चंद्रशेखर जी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। घर में सब ठीक तो है ना? पार्वती जी ने चिंतित होकर पूछा। माया ने सिसकते हुए कहा, कैसा घर पार्वती? वो घर तो अब मेरा रहा ही नहीं। मेरा घर तो तबाह हो गया। वो फिर से रोने लगी। साक्षी ने जल्दी से उन्हें पानी पिलाया और चाय बनाकर ले आई। थोड़ी देर बाद जब माया का मन हल्का हुआ तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई। पिछले कई महीनों से मेरे दोनों बेटों और बहुओं में अनबन चल रही थी। दोनों को प्रॉपर्टी का अपना अपना हिस्सा चाहिए था। मैं तो हैरान ही रह गई थी। वो भाई जो कभी राम लक्ष्मण की तरह एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अपनी बीवियों के बहकावे में आकर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए और बिना मेरे बारे में सोचे घर से निकल गए। दोनों को सिर्फ माँ की संपत्ति चाहिए थी, माँ नहीं। मैं टूट चुकी थी पार्वती। मैंने सोचा शायद तीर्थ यात्रा से मन को सुकून मिले, लेकिन मन को शांति कहीं नहीं मिली। तीरथ से जब घर लौटी तो पता चला कि उन दोनों बेशर्मों ने मेरा घर भी बेच दिया। मेरा घर, मेरा आशियाना, जहां तेरे जीजा जी की यादें बसती थीं। सब खत्म हो गया पार्वती। कहते हुए वो अपनी बहन को गले लगकर फिर रो पड़ी। मैं कहीं की नहीं रही पार्वती, मैं कहीं की नहीं रही। पार्वती जी की आंखें भी नम हो गईं। अपनी बहन का ये हाल देखकर उनका दिल पसीज गया। क्यों माया, मैं हूं ना तेरी बहन। तू मेरे साथ यहाँ रह, ये घर तेरा भी तो है, उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन माया ने ना में सिर हिलाया। नहीं पार्वती, मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती। मैंने फैसला ले लिया है, अब मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ। बस आज मन थोड़ा भारी था तो सोचा बहन से मिल लूं, 2 घड़ी सुकून मिल जाए, दिल हल्का हो जाए। साक्षी और चंद्रशेखर जी चुपचाप ये सब सुन रहे थे। सबने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। कुछ देर बाद वो भारी मन के साथ वहां से निकल गई। उनकी हालत देखकर चंद्रशेखर जी के मन में विचार आने लगा।
शायद ये ईश्वर की ही लीला है। जो कभी दूसरों के घर में आग लगाया करती थी, आज उसी के घर में आग लग चुकी है। इंसान माने या ना माने, करने का फल तो यही मिल जाता है। हमारे कर्म ही हमारे आगे आते हैं। अगर हर इंसान ये समझ ले तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। आज की हमारी ये कहानी दर्शाती है कि कामकाजी महिलाएं घर और बाहर दोनों जगह जिम्मेदारियां निभाती हैं। साक्षी की मेहनत और संघर्ष ये सिखाते हैं कि समाज को उनकी इस दोहरी भूमिका का सम्मान करना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। माया की शुरुआती सोच कि औरत का काम केवल घर संभालना है, समाज की रूढ़िगत मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन चंद्रशेखर जी की सोच ये सिखाती है कि समाज को बदलने की जरूरत है और हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।